आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी अंधाधुन को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के बाद में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो कि एक खरगोश को मारने में लगा हुआ था क्योंकि वो उसकी फसलें खा जाता था। वो उस पर गोली चलाता ही है कि तभी सीन यहाँ से कट होकर हमें आकाश नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। आकाश देख नहीं सकता लेकिन वो पियानो बहुत ही अच्छा बजाता है। उसका सपना है बहुत ही कामयाब पियानिस्ट और गीतकार बनने का। उसका अपना कोई नहीं है सिवाय एक बिल्ली के। वो अकेले ही रहता है और अंधे होने के बाद भी उसने नॉर्मल जिंदगी जीने की आदत डाल ली है। मोहल्ले में बंडू नाम का एक बच्चा आकाश को हमेशा परेशान किया करता था कुछ न कुछ शैतानी करके। आकाश कहता है कि आंखें ना हो तो क्या दिन क्या रात, गौर से सुनता हूँ तो मुझे दुनिया की हर आवाज में संगीत दिखाई देता है। अंधे होने की दिक्कतें तो सबको पता है लेकिन फायदे मैं बताता हूँ। फोकस, और फोकस रहने के लिए कलाकार लोग कुछ भी करते हैं। इसके बाद हम प्रमोद नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक जमाने में बहुत बड़े अभिनेता थे लेकिन समय के साथ वो एक्टिंग से रिटायर हो गए तो वो रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गए। उनकी बीवी का नाम है सिम्मी जो कि बहुत प्यारी बहुत अच्छी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। सिम्मी प्रमोद की दूसरी बीवी थी और 3 साल ही हुए थे इनकी शादी के। पहली बीवी अब थी नहीं पर हाँ पहली बीवी से एक बेटी हुई थी जिसका नाम दानी होता है जो कि विदेश में रहती है। अब हम सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्कूटर से कहीं जा रही थी कि तभी अचानक वो एक अंधे व्यक्ति को ठोक देती है। वो अंधा इंसान था आकाश जिससे सोफी माफी मांगती है और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। तो सोफी को पता चलता है कि आकाश पियानो बहुत अच्छा बजाता है। सोफी के पिता का एक रेस्टोरेंट था जहाँ एक पियानिस्ट की जरूरत थी तो सोफी आकाश को वही काम दिला देती है। सोफी के पूछने पर आकाश बताता है कि बचपन में सर पर क्रिकेट बॉल लग गई थी जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई और फिर मैं अंधा हो गया। आकाश जब घर जाता है तो हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों से लेंस निकाल रहा है जिसका मतलब कि वो अंधा नहीं बस अंधे होने का नाटक करता है। भले वो देख सकता है लेकिन फिर भी वो ऐसे रहता है जैसे अंधा ही हो। जैसा कि उसने कहा था कि कलाकार लोग खुद को अपनी कला के प्रति फोकस रखने के लिए कुछ भी करते हैं तो आकाश के लिए फोकस ये था कि कुछ भी ना देखो बस अपनी कला को समझ दो। उसके लेंसेस ऐसे थे कि उसके देखने की शक्ति खत्म कर देते थे ताकि वो चाह कर भी ना देख पाए, बस आवाजों को सुने और हर आवाज में संगीत को देखे। अब एक दिन सोफी से मिलने से पहले आकाश सोचता है कि वो आज अपने लेंस नहीं लगाएगा और ऐसे ही जाएगा। अब दोनों का मिलना जुलना बातें करना हंसी मजाक करते करते एक दूसरे के बीच करीबियां आना शुरू हो जाती हैं। अब एक दिन आकाश रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा होता है जो कि वहाँ मौजूद प्रमोद को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आकाश उन्हें पहचान गया था कि वो तो अपने जमाने के बहुत दिग्गज कलाकार हैं तो प्रमोद और खुश हो जाता है। बंडू को शक हो जाता है कि शायद आकाश भैया अंधे नहीं हैं बल्कि देख सकते हैं। सोफी को भी आकाश अच्छा लगने लगा था। वो बजाता अच्छा था और दिखने में भी सही था और उसके ना देख पाने की कमी से उसे कोई मतलब नहीं था। प्रमोद आकाश से कहता है कि कल 1 बजे तुम मेरे घर आओ, प्राइवेट कॉन्सर्ट करना है। तो आकाश मान जाता है क्योंकि पैसे मिल रहे थे। रात में प्रमोद सिम्मी से कहता है कि कल वो बैंगलोर जा रहा है कुछ काम से और शाम को वापस आ जाएगा। कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो सिम्मी कहती है कि मत जाओ पर प्रमोद कहता है कि जरूरी काम है जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सोफी आकाश को उसके घर छोड़ने आती है लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि वो भी आकाश के घर रुक जाती है। दोनों काफी दिनों से एक दूसरे के साथ थे तो उनके बीच एक चिंगारी पैदा हो चुकी थी जो कि आज आग का रूप ले लेती है और फिर दोनों अपने भीगे बदन को सुखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर उसी आग का इस्तेमाल करते हैं। अब अगले दिन आकाश प्रमोद के घर पहुंच जाता है तो उसकी मुलाकात सिम्मी से होती है जो कि कहती है कि वो तो घर पर नहीं है, बैंगलोर गए हैं। आकाश बताता है कि उन्होंने ही मुझे बुलाया था प्राइवेट कॉन्सर्ट के लिए क्योंकि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। इतने में सामने वाले फ्लैट में रहने वाली आंटी निकल आती हैं तो सिम्मी आकाश को अंदर बुला लेती है। सिम्मी प्रमोद से फोन पे बात करके आकाश को बताती है कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं। सिम्मी उससे कंफर्म करती है कि वो पूरी तरह अंधा है या थोड़ा बहुत देख सकता है तो आकाश उन्हें भी वही बताता है जो सोफी को बताया था। आकाश पियानो बजाना शुरू ही करता है कि तभी वो देखता है कि सामने एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। आकाश की सांसें अटक जाती हैं पर सिम्मी को महसूस होने नहीं देता और सांस वापस लाने के लिए वो बाथरूम जाने को कहता है। वो बाथरूम जाता है तो उसकी सांसें उस वक्त के लिए गायब ही हो जाती हैं ये देख के कि एक आदमी वहाँ बंदूक लिए खड़ा है। आकाश एकदम नॉर्मल रहकर बाथरूम यूज करके जब बाहर आता है तो उसे देखने मिलता है कि वो लाश प्रमोद की है लेकिन आकाश तब भी कोई रिएक्शन दिए बिना एकदम शांत रहता है क्योंकि वो अंधा था। हमें दिखाया जाता है कि प्रमोद ने बैंगलोर जाने वाली बात झूठ बोली थी। दरअसल उसका सिम्मी को सरप्राइज देने का प्लान था पर घर आकर उसे ही
सरप्राइज मिल जाता है ये देख के कि उसका प्यार सिम्मी किसी और के बाहों में है। आकाश अपना पियानो बजाने में लग जाता है और देख रहा होता है कि दोनों ने खून साफ करके प्रमोद की लाश को एक सूटकेस में डाल दिया है। सिम्मी प्रमोद के हाथ से उसकी घड़ी और अंगूठी उतार लेती है। प्रमोद अक्सर ऐसे ही अपनी आवाज रिकॉर्ड किया करता था तो सिम्मी स्पीकर में उसी की आवाज चला देती है आकाश को जताने के लिए कि प्रमोद घर आया और फिर से कहीं चला गया। इसी बीच वो आदमी सूटकेस लेके निकल जाता है। आकाश को सब दिख रहा था कि कैसे उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था वरना वो भी सूटकेस में पैक हो जाता। हमें देखने मिलता है कि सिम्मी रो रही है, मतलब उसे दुख भी था प्रमोद के मरने का। सिम्मी कहती है कि प्रमोद लेट आएंगे, तुम आज चले जाओ। आकाश सीधा पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन लिखवाने, लेकिन तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जो वहाँ मौजूद था। पता चलता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है जिसका नाम है मनोहर। उसको देख आकाश कहता है कि मेरी बिल्ली खो गई है, उसी की कंप्लेन लिखाने आया था। पर मनोहर को उस पर शक हो गया था तो वो उसके साथ उसके घर जाता है अपने शक को दूर करने। वो आकाश के ऊपर हर तरह का टेस्ट करता है ये देखना कि क्या वो वाकई में अंधा है या नहीं। तो आकाश बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे एक अंधे इंसान को करना चाहिए। अब अगले दिन पुलिस को प्रमोद की लाश मिल जाती है और हर जगह खबर फैल जाती है उसकी मौत की। सिम्मी ने बयान दिया कि उनके पति जमीन का सौदा करने 1 करोड़ रुपए कैश लेकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। ये केस मनोहर ही हैंडल कर रहा था और सिम्मी और बाकी सबके मुताबिक आकाश ही था जिसने आखिरी बार प्रमोद को देखा था उसके घर में। सिम्मी ने तो सिर्फ स्पीकर पर उसकी आवाज चलाई थी, पर यह बात आकाश नहीं बोल सकता था क्योंकि वो तो अंधा है। अगर अभी वो ये बोल देता कि वो अंधा नहीं है तो पहले तो उससे ही सवाल पूछे जाते कि उसने नाटक क्यों करा, और फिर क्या पता सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया जाता। तो इस वजह से वो वही बताता है जितना उसने अंधे होकर सुना और जाना। प्रमोद की पड़ोसी आंटी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर को बताती हैं कि पहले वो तीसरा आदमी आया, फिर उसके बाद प्रमोद आया और तब तीसरा आदमी घर पर ही था, और फिर उसके बाद वो पियानो वाला आया। पुलिस वाला इस चीज की पुष्टि करने के लिए सिम्मी से पूछता है तो सिम्मी कहती है कि वो पिछले हफ्ते की बात कर रही होंगी, अभी की नहीं। मनोहर की भी शादी हो रखी थी लेकिन फिर भी उसने सिम्मी के साथ चक्कर चलाया। जूनियर ऑफिसर मनोहर को बताता है कि वो आंटी कह रही थी कि उन्होंने तीसरे आदमी को भी देखा था। ये भी कहा कि अगर वो उसे देखेंगी तो पहचान जाएंगी। ये सुनकर मनोहर टेंशन में आ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच दानी और आकाश के बीच दोस्ती हो गई थी और दानी ने रिक्वेस्ट करी थी कि आकाश उसे पियानो सिखाए, तो आकाश उसके घर जाता है। वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचा ही था कि तभी वो देखता है कि सिम्मी ने उस आंटी को बालकनी से उठा के नीचे फेंक दिया। एक खून तो पहले ही देखा और ऊपर से फिर ये। अब वो करे तो करे क्या, गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच जाता है। वो बस अंधे होने का ही नाटक कर सकता था कि मैंने तो भैया कुछ नहीं देखा। बंडू आकाश पर जासूसी कर रहा था तो वो मोबाइल पर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जब वो नॉर्मल होकर काम कर रहा था। तभी वहाँ सिम्मी आती है प्रमोद के अस्थि विसर्जन का प्रसाद लेके। आकाश प्रसाद खा लेता है और फिर कॉफी बनाने चला जाता है। सिम्मी उसके ही सामने उसकी कॉफी में जहर मिला देती है, पर आकाश तो कुछ बोल नहीं सकता। वो बहाने से कॉफी गिरा देता है तो सिम्मी अचानक उस पर बंदूक तान देती है क्योंकि उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो अंधा तो बिल्कुल नहीं है। पता चलता है कि बंदूक नकली थी, लेकिन आकाश सच में डर गया था जिसकी वजह से उसका खुलासा हो गया। आकाश कहता है कि मुझे इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, आपने मुझे घर में घुसने ही क्यों दिया था। सिम्मी कहती है कि मैंने अंधा समझ कर आने दिया, और वो आंटी भी सब सुन रही थी तो उनको भी मारना पड़ गया ना, और ये तुम अंधे होने का नाटक क्यों कर रहे हो। आकाश कहता है कि संगीतकार होने के नाते मुझे लगता है कि मैं जब नहीं देख पाता अंदर से म्यूजिक और अच्छा आता है। इसके बारे में और कोई नहीं जानता, आपको मुझसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कंपटीशन के लिए लंदन जा रहा हूँ, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। बोलते बोलते आकाश बेहोश होने लगता है और उसे समझ आता है कि प्रसाद में कुछ मिला हुआ था। अब हम देखते हैं कि सोफी आकाश के घर आती है तो वहाँ उसे बंडू मिलता है जो कि उसे वही वीडियो दिखा देता है जिसमें साफ दिख रहा था कि आकाश अंधा नहीं है। सोफी गुस्से में घर जाती है तो घर का दरवाजा सिम्मी खोलती है, वो भी इस अवस्था में जैसे लगे कि वो आकाश के साथ कुछ कर रही थी। आकाश बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था और उसे बिल्कुल होश नहीं था, तो सोफी को यही लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। सोफी समझदारी दिखाते हुए कहती है कि ये अंधा नहीं है, सब देख सकता है, आपको बेवकूफ बना रहा है। पर उसे क्या ही मालूम था कि बेवकूफ तो वो बन रही है। आकाश की जब नींद खुलती है तो पाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे समझ आता है कि सिम्मी ने उसकी आंखों में कुछ डालकर उसे सच में अंधा कर दिया है। आकाश सिम्मी से कहता है कि मेरी आंखें ठीक कराओ, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। तो सिम्मी कहती है कि जाओ बता दो, कह दो जाके कि सिम्मी ने प्रमोद को मार डाला और फिर अंधे को अंधा कर दिया। जाते जाते वो कहती है कलाकार हो ना, अब कला पे ही ध्यान दो। सिम्मी बंदू के फोन से वो वीडियो डिलीट कर देती है ताकि किसी को कभी पता न चले कि वो देख सकता था। आकाश सोफी को फोन करता है, पर सोफी को जो नजारा दिखा था उसके बाद से वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। मनोहर सिम्मी से कहता है कि अंधा देख नहीं सकता लेकिन बोल तो सकता है ना, मीडिया में कुछ बताया तो दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा तो मार ही देती ना। सिम्मी गुस्साते हुए कहती है कि मैं कोई सीरियल किलर हूँ क्या जो सबको मारती फिरूं। उस दिन घर में बंदूक नहीं लाते तो प्रमोद मरता नहीं, और शायद समझाने पर माफ भी कर
देता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। अब मनोहर जाता है आकाश को मारने, लेकिन आकाश वहाँ से कैसे भी भाग निकलता है। अगली सुबह आकाश खुद को अस्पताल में पाता है। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर स्वामी बताते हैं कि ये ऑटो ड्राइवर मुरली और लॉटरी बेचने वाली औरत सक्कू को तुम बेहोश पड़े मिले, तो वो तुम्हें यहाँ ले आए। आकाश के पूछने पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हारी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो गया है, जो कि शायद कॉर्निया ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकता है। आकाश मुरली और सक्कू दोनों से पहले कभी मिल चुका था, तो वो उनका हुलिया अच्छे से जानता था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों भले इंसान नहीं है, बल्कि उसे डॉक्टर स्वामी के पास उठाकर इसलिए लाए ताकि उसकी किडनी निकाल के पैसे कमा सके। तीनों मिलकर आकाश का ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं बॉडी स्कैन के बहाने से, लेकिन आकाश को पता चल जाता है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरे साथ कुछ मत करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम्हारे हाथ में बने शंकर भगवान के टैटू की कसम। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं कि तभी सक्कू बोलती है कि इसको कैसे पता कि मेरे हाथ में शंकर भगवान का टैटू है। होश आने पर वो देखता है कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो सही सलामत है, क्योंकि उसने 1 करोड़ की बात की थी। आकाश उन दोनों को उनका हुलिया बताता है और ये भी बताता है कि मुरली के ऑटो के पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा है। ये सब उसने इसलिए बताया ताकि वो लोग उस पर विश्वास कर सकें। अब 1 करोड़ कहाँ से आने हैं, आकाश इसका भी प्लान बताता है। अगले दिन आकाश सिम्मी के घर जाता है दानी से मिलने और फिर सिम्मी से कहता है कि मुझे घर छोड़ाओ। आकाश मुरली और सक्कू की मदद लेकर सिम्मी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद आकाश मनोहर की बीवी राशिका को फोन करके बता देता है कि आपके पति का सिम्मी से चक्कर चल रहा है और उसने प्रमोद से 1 करोड़ लेने के लिए उसका खून कर दिया। वो 1 करोड़ मुझे चाहिए, वरना मैं ये सारी जानकारी मीडिया में बता दूंगा। राशिका मनोहर का खून करने पर उतारू हो जाती है कि मेरे होते हुए तुम कहीं और गुल खिला रहे थे। तभी खबर आती है कि प्रमोद की पत्नी सिम्मी ने खुद की जान ले ली है, उसकी गाड़ी नदी में डूबी मिली। मनोहर राशिका से कहता है कि मैं उसके बहकावे में आ गया था, मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरा प्यार तो सिर्फ तुम हो। आकाश सिम्मी से कहता है कि अब तो तुम दुनिया वालों के लिए मर चुकी हो। डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेता है आकाश के सैंपल के साथ मैच कराने के लिए। अगर मैच हो गया तो फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा। सिम्मी कहती है कि कोई भी 1 करोड़ नहीं है। उस दिन प्रमोद सरप्राइज देने आया और उसके हाथ मनोहर की बंदूक लग गई और उसने हमें साथ में भी देख लिया। गलती से गोली चल गई और वो मर गया। हमने उसको नहीं मारा, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था। पड़ोसन आंटी को मुझे मारना पड़ा, नहीं तो अगर वो मनोहर को पहचान लेती तो सब खत्म हो जाता। आकाश ये सब बातें रिकॉर्ड कर लेता है और कहता है कि अगर अब मुझे 1 करोड़ नहीं दिए तो ये रिकॉर्डिंग हर जगह जाएगी, पुलिस, मीडिया, दानी, सब जगह। सक्कू रसिका को कहती है कि 1 करोड़ लेकर अपने पति को भेजो। रसिका मनोहर को बंदूक पकड़ाते हुए कहती है कि ये जो तुमने रायता फैलाया है ना, अब तुम ही साफ करो। हम देखते हैं कि सक्कू और मुरली आकाश को व्हील चेयर से बांध देते हैं, मतलब उनका प्लान था पूरे पैसे हथियाने का। मनोहर मुरली की बताई जगह पर पैसे रख देता है, लेकिन उसके आते ही वो उसे गोली मार देता है, जो कि उसके गले में जा लगती है। मनोहर लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है जहाँ सक्कू थी, लेकिन सक्कू लिफ्ट बंद कर देती है और फिर मुरली और पैसा लेकर भागती है अस्पताल की ओर। आकाश जहाँ था वहाँ सिम्मी भी बंधी पड़ी थी, तो आकाश सिम्मी की मदद से रस्सी खुलवा लेता है और वो सिम्मी की पट्टी खोल देता है ताकि वो देख के बता सके कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। सिम्मी सही रास्ता न बताते हुए खुद की रस्सी खोलकर आकाश को मारना शुरू कर देती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और फिर दोनों मिलकर सिम्मी को बेहोश कर देते हैं। उधर मुरली की मौत हो जाती है तो सक्कू कहती है कि उसे बचाओ, मेरे पास बहुत पैसा है। पता चलता है कि सारे पैसे नकली थे और उसका बहुत बुरी तरह कट चुका है। डॉक्टर साहब सिम्मी को कार की डिग्गी में डालते हैं और आकाश को बताते हैं कि वो हमारे लिए खजाना है, खजाना। एक शेख की बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप BRH नेगेटिव लाखों में 1 का होता है। मैंने ऐसे ही सिम्मी का ब्लड सैंपल एग्जामिन किया तो पता चला कि सिम्मी का भी ब्लड ग्रुप सेम है। अब शेख हमें देगा $1 मिलियन, जिसमें से मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, और अगर उसका कॉर्निया तुम्हारे से मैच हो गया तो तुम्हें आंखें भी मिल जाएंगी। हमें देखने मिलता है कि गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। अब कहानी यहाँ से 2 साल आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि सोफी यूरोप में है। तभी उसे आकाश एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाता गाना गाता दिखाई पड़ता है, तो वो अचंभे में पड़ जाती है कि ये यहाँ कैसे। आकाश सोफी को पूरी कहानी बताता है जो जो उसके साथ हुआ। आकाश बताता है कि मैंने डॉक्टर से कहा कि उसे छोड़ दो, तो डॉक्टर ने कहा कि उसने इतने लोगों का खून किया है तो उसे सजाए मौत ही मिलनी है, तो इससे अच्छा वो हमारे ही काम आ जाए। डिग्गी से काफी आवाज आ रही होती है तो डॉक्टर देखने जाता है कि तभी सिम्मी उसका गला काट देती है और चुपचाप आके गाड़ी चलाने लगती है। आकाश को लगता है कि डॉक्टर ही है, तो वो यही कहे जा रहा होता है कि उसको छोड़ दो और मुझे भी। सिम्मी उस पे दया खा के उसे गाड़ी से उतार देती है। सिम्मी को लगता है कि कहीं ये आगे चलकर मेरे रास्ते का कांटा न बन जाए, तो वो उसे गाड़ी से कुचलने का सोचती है। आकाश उसकी गाड़ी के सामने था, लेकिन तभी न जाने कहां से एक खरगोश उछलकर गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और 3-4 बार गोते खाते गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और सिम्मी का वहीं अंत हो जाता है। जो
हमें शुरुआत में खरगोश वाला सीन दिखाया गया था वो यही सीन था। आकाश सोफी को बताता है कि थोड़ी देर बाद एक बस आई और फिर मैं मुंबई चला गया, फिर एक दोस्त की मदद से लंदन पहुंच गया। सोफी कहती है कि उस औरत ने इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी, सिम्मी की आंखें ले लेनी चाहिए थी। आकाश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके सामने कैन पड़ा था तो वो अपने डंडे से उसे किनारे कर देता है उसके ऊपर पैर रखने से पहले, और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।